Good morning. Good morning, sir. Okay, thank you. Actually, as soon as I entered in, na, I need the voice of someone. कोई भी एक जन good morning कर दिया करो, so that I would be able to understand that there is no issue related to the disconnection, है ना? Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank Yes, you. sir. So, without wasting any time, okay, let us continue with the section which we have left in yesterday's session, okay? So, is the screen visible, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a minute. Let me come to the page, the section where we were, okay? Just a minute, I think we were somewhere on this section of revolution. The age of revolution. Had we started this? Yes, sir. Yes, Started. Okay. Yes, Thank sir. you. Enough. So, what I told you people is that the first April that took place was in France in July 1830. ठीक है, हमने शायद ये वाला भी वर्कआउट कर लिया था, है ना? The last section that we discussed was what? The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands. ये वाला सेक्शन हमने कल तक कंप्लीट किया था. Is it so? Yes, sir. Okay, Yes, चलिए. sir. Well, so let us continue. So an event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ठीक है, अभी ध्यान से बेटा इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम्स में इस सेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. ठीक है, अभी ये जो पहला लाइन है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ठीक है, सो वो घटना जिसने यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में जो एजुकेटेड क्लास था, उस एजुकेटेड क्लास के दिलो दिमाग में कौन सी फीलिंग? नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करी. तो किस घटना ने यूरोप के पढ़े लिखे उच्च वर्ग में, एजुकेटेड क्लास में नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करी? तो वो कौन सी घटना थी? इट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, कौन सी घटना थी? ग्रीक वॉर Of independence. ठीक है. Greek War of अब Independence. गुड. अब इसको देखने के लिए, है ना, ये बेसिकली क्या था, तो इसको हम लोगों को वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले किसके बारे में? ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? Ottoman Empire. अब व्हाट इज दिस ऑटोमन एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर बेसिकली क्या है? ठीक है ना. अभी आप लोगों में से कितनी लोगों ने इस्लाम रिलीजन, मुस्लिम धर्म के बारे में सुना हुआ है? Yes, sir, I. Yes, sir. All of you, ना? लगभग Sir, हमने, Yes, sir. ठीक है, हमने सभी ने इस्लाम रिलीजन के बारे में सुन रखा है. ठीक है, सो जो इस्लाम रिलीजन है, मुस्लिम धर्म की जो शुरुआत थी वो तो खैर काफी पुरानी है, पर जो मॉडर्न इस्लाम है, ठीक है, जो मॉडर्न मुस्लिम धर्म है वो पैगंबर मोहम्मद साहेब ने शुरू करा. ठीक है,
अब पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद कभी ना कभी तो डेथ हुई होगी, तो उनकी डेथ के बाद में, कारुण्य स्विच ऑफ योर ऑडियो। तो पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद जितने भी लोग इस्लाम धर्म को मानते थे उन लोगों के धर्म गुरु बने। क्या बने? धर्म गुरु, हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी। So that highest religious authority was having a title खलीफा। उनके पास क्या पदवी थी? खलीफा। खलीफा। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब जब भी किसी एक खलीफा की डेथ होती थी तो वो अपने उत्तराधिकारी को अपनी गद्दी पर बैठा करके जाते थे, है ना? तो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट खलीफा। तो इस तरीके से जितने भी लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते थे या बाद में पालन करना शुरू कर दिए, उन सभी के लिए सर्वोच्च धार्मिक गुरु कौन थे? खलीफा थे। तो खलीफास के लीडरशिप में क्या जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन्होंने पूरे संसार को जीत करके एक सिंगल एम्पायर बनाने का प्लान स्टार्ट किया, और इस तरीके से खलीफा एज ए चीफ क्या होने लगा? मुस्लिम एम्पायर अपना एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया, ठीक है, 15th सेंचुरी तक आते आते, ठीक है, खलीफा का जो एम्पायर था वो बहुत विशाल हो गया, और उस एम्पायर को क्या कहा जाता है? ऑटोमन एम्पायर। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पीरियड था, वो जो समय था, ठीक है, वो समय तलवार के दम पर अपनी टेरिटरीज को जीतने का समय था। ठीक है, सो जो भी रहा हो इतिहास, वो हमारा अभी का फिलहाल का मैटर नहीं है, बट अल्टीमेटली उन्होंने अपना एम्पायर बहुत विशाल कर लिया, बड़ा कर लिया। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू द मैप ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अभी इसको जरा ध्यान से आप देखें। नाउ दिस इज व्हाट द मैप ऑफ ऑटोमन एम्पायर। क्लियर? अब ये जो था ये ऑटोमन एम्पायर है ना, विद शोन विद दिस कलर। ठीक है, अभी यहाँ पर इट इज रिटन कॉन्स्टेंटिनोपल। व्हाट इज इट? कॉन्स्टेंटिनोपल। गुड। यहाँ पर ये जो एरिया लिखा हुआ है बेटा, एंटोलिया, क्या लिखा है बेटा? एंटोलिया। Anatolia. ये जो एंटोलिया है, इसके आसपास आज का प्रेजेंट डे का एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं टर्की, TURK। क्लियर? क्या बोलते हैं? Yes, sir. टर्की। टर्की। अब टर्की। तो जो गुड, इस्लाम की जो शुरुआत थी वो इस पेनिनसुला ऑफ अरेबिया से हुई थी। ठीक है, और यहां से 9th सेंचुरी के बाद से, ठीक है, वे लोग जो इस्लाम को मानते थे, ठीक है, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने की शुरुआत करी, और बढ़ाते बढ़ाते दे मूव टुवर्ड्स दिस एरिया आल्सो। ठीक है, इधर भी बढ़े और इधर भी बढ़े। तो जो इस्लाम था से सेंस ये है इस्लाम को मानने वाले, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरे इलाके को जीतना शुरू कर दिया, और जीतते जीतते अब सेंटर का मतलब होता है जहां पर
मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ थी? इस टर्की के आसपास। और इसे क्या कहते हैं? ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर वो खलीफा कहाँ थे? टर्की में। इसलिए ऑटोमन एम्पायर को कभी कभी हमें पढ़ने को मिलेगा ऑटोमन टर्की के नाम से। किसके नाम से? ऑटोमन टर्की। ठीक। अब ये जब हम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें जो कहानी आएगी, इसलिए मुझे आपको ये समझाना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा एम्पायर फैला हुआ था और उसके चीफ कौन थे? खलीफा। अब ये जो एम्पायर था, इस एम्पायर में ये जो एरिया है कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके इस तरफ, जहां अभी फिलहाल में मेरा पॉइंटर आपको चलते हुए दिखाई दे रहा होगा, इज इट सो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो एरिया है ये, यहां से लेकर ये मदीना, मक्का, अरेबिया, इजिप्ट, ट्रिपोली, ट्यूनिस, अल्जीरिया, इतने एरिया में जो पॉपुलेशन रहती थी, जो आम जनता थी, द कॉमन पॉपुलेशन इन दिस एरिया, ओके, फॉलो विच रिलीजन? Islam. Islam. अब तलवार के दम पर युद्ध जीत करके ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप के इस बहुत बड़े हिस्से पर भी क्या कर चुके थे? अपना कब्जा कर चुके थे। अभी इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो उस जमाने में अलग अलग रीजन के नाम से बोली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोलैंड, मोल्डेविया, ट्रांसिल्वेनिया, हंगेरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमेलो, ओके, अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया। ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज पर ऑटोमन टर्की, दैट इज खलीफा के नेतृत्व में, ठीक है, क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था। परंतु जो कॉमन पॉपुलेशन थी, कौन सी पॉपुलेशन? कॉमन Population. ये जो इलाका है जहां अभी फिलहाल में मेरा कर्सर रन कर रहा है, ये जो इलाका ऑटोमन टर्की के कंट्रोल में जरूर था, परंतु यहाँ पर कॉमन पॉपुलेशन ने, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो इस्लाम रिलीजन को ना मान करके कौन से रिलीजन को फॉलो करती थी? दे फॉलो द क्रिश्चियन रिलीजन। कौन सा धर्म फॉलो करते थे? Christianity. अब जब धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर थोड़ा सा वीक होना शुरू हुआ, उस समय पर इस इलाके के जो लोग हैं उन्हें ये मौका मिला कि वो क्या करें? ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को आजाद करें। किससे आजाद करें? Ottoman Empire. रीजन क्या था? रीजन सिर्फ एक था कि तलवार के दम पर इस इलाके को जीत तो लिया था, तो शासन, रूलिंग कौन कर रहे थे? मुस्लिम्स। परंतु जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो किस रिलीजन को फॉलो करती थी? दे फॉलो द Christian. समझ में आया? इतना बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है? Yes, वो जो yes, sir. Christianity- वो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो तलवार के दम पर तो दबे रहे, पर जब थोड़ा सा मौका मिला कि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा है, खलीफा की ताकत थोड़ी सी कमजोर हो रही है, तो इन लोगों ने क्या किया? अपनी आजादी की लड़ाई शुरू करी। तो ऑटोमन एम्पायर से जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उसने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू करी, और सबसे पहले इंडिपेंडेंस किस इलाके में स्टार्ट हुई? ग्रीस। कौन सा इलाका? Greece. Greece. ग्रीस। ठीक है। अच्छा,
आप लोगों ने ओलंपिक गेम्स अभी सुने हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. बड़े Yes, sir. समझदार। तो ये जो ओलंपिक गेम्स थे, इनकी शुरुआत, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, ठीक है, एक इलाका कहलाता था, दैट इज व्हाट द ग्रीस, ठीक है, इसको आजकल ग्रीस बोलते हैं, एंड द कल्चर ऑफ द कंट्री इज ग्रीक कल्चर। तो ये जो ग्रीस का एरिया था, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ग्रीस के आसपास का इलाका है, दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की क्या है? Oldest में से एक थी, ठीक है। और उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में इन लोगों ने लेटर स्टेजेस पे क्रिश्चियन धर्म फॉलो किया, परंतु क्रिश्चियन रिलीजन तो वो लोग मानते थे, परंतु उनका जो कल्चर था वो कैसा था? 2000 to 2500 इयर्स बैक का। तो ये जो यूरोप जितना है, ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज में जो भी कॉमन पीपल, आम जनता रहती थी, वो ये बिलीव करते थे कि हमारा जो कल्चर है वो कहां से आया है? ग्रीस। Angel forefathers. Okay, so they follow that they had a culture, and that culture came from their forefathers, and their forefathers learned this culture from which country? Greece. इन्होंने कल्चर कहां से सीखा? कहां से कल्चर आया? The culture came from Greece. Greece. बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because of this cultural connection, ये जो कल्चरल कनेक्शन था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में और किसके बीच में? ग्रीस के। Greece. इसलिए जितने भी कॉमन पीपल थे, जो आम पॉपुलेशन थी यूरोप की, वो किसके लिए सिंपैथी रखती थी? ग्रीस के लिए सिंपैथी रखती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम आज के तारीख में बात करें तो हमारे बहुत सारे जो भारतीय भाई बहन हैं, वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के बस चुके हैं, बसे हुए हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, Canada and many other parts of the world. Okay, they might be the second, third, fourth generation who settled in these countries, but अपने बाकी के सारे कल्चर के लिए, सब कामों के लिए वो लोग कहां पर आते हैं? India. है ना? सो कहने को ये पॉपुलेशन 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले और कहीं जाकर के बस चुकी है, बट स्टिल दे हैड देयर कल्चरल कांटेक्ट एंड अफेक्शन विद इंडिया। तो वही कल्चरल कनेक्टिविटी किसके? ग्रीस के साथ में थी। किसकी? डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या है बेटा, इतना पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि अभी जो हमारा अगला जो पैराग्राफ हम कंटिन्यू में रखे हैं, उसमें हमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, एंड ग्रीस भी आएगा, और ग्रीस का रिलेशन रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्या था। ठीक है, तो ये जो कंट्री सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज अ कंट्री हैविंग और अ कंट्री इन 2 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मैप ओपन है इसलिए मैं बता देता हूँ। ये वाला जहां अभी मेरा कर्सर चल रहा है ना, ये दिख रहा है। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो है दिस इज ए मॉडर्न डे कंट्री इटली। ये आज का कौन सा कंट्री है? Italy. 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 गुड। अभी जो 15th सेंचुरी का जो हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इस 15th सेंचुरी में इतना जो इटालियन एरिया था along with these two islands, ये एरिया में एक कॉमन पॉपुलेशन थी। दे स्पीक द इटालियन लैंग्वेज, ओके, एंड देयर कल्चर इज मोस्टली सेम। और ये जो एरिया था इट वाज रूल्ड बाय अराउंड 7 to 10 डिफरेंट किंगडम्स। 7 या 8 अलग अलग किंगडम्स क्या करते थे? इस इलाके Rule पर करते रूल करते थे। ठीक है। लेटर ऑन मतलब बाद में, जब इस इलाके में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, हमने गुज़ेपे मैज़िनी पढ़ा था। Yes, sir. वो जो Yes, गुज़ेपे sir. मैज़िनी थे और उनके और भी रिमेनिंग साथी लोग थे, अंडर देयर लीडरशिप ये जो डिफरेंट किंगडम्स थे, इन किंगडम्स के साथ एक एक करके वॉर हुआ, लड़ाई हुई, और उन सारे किंगडम्स को इकट्ठा करके और क्या बना? एक यूनिफाइड इटली नाम की एक सिंगल कंट्री बनी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आने वाले पेजेस में इस चैप्टर में इसी यूनिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, which sea is this one? This is a Mediterranean Sea। कौन सा सी है? Mediterranean. मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ ये है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, और इसके नीचे ये जो बाउंड्री है दिस इज व्हाट? कॉन्टिनेंट ऑफ Africa. अफ्रीका। वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पर ये एक रेड सी है जो नीचे जाकर के कनेक्ट होता है किससे? अरेबियन सी से। ठीक है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब इस कॉन्स्टेंटिनोपल से यहां से इधर की तरफ ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, नाउ दिस इज व्हाट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया रेड सी के जरिए सेपरेट है और बीच में इतनी जगह पर जुड़ा हुआ है। इतनी बात आ रही है समझ में? यस sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली क्या था? लैंड था। व्हाट वाज देयर? Land. लैंड। जमीन से जुड़ा था। ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखो एक हल्का सा गैप है। Yes, sir. Yes, sir. विद दिस गैप, इस गैप के कारण इधर जो स्पेन है दैट इज यूरोप, यूरोप किससे सेपरेटेड है? कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका से सेपरेट था। ठीक। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना, हम इस चैप्टर से बाहर निकल के बात कर रहे हैं पर क्योंकि मैप ओपन है सो आई एम डिस्कसिंग। ये जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की, इन यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया से यदि बिजनेस करना था, किससे बिजनेस करना था? India. 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 इंडिया उनके से। पास एक रास्ता था और वो रास्ता कौन सा था? ये वाला। यहाँ से कवर होकर के दे केम इनटू दिस पार्ट ऑफ रशिया। यहाँ से ये कहाँ आ जाते थे? इस एरिया में जॉर्जिया, अजरबैजान, पर्शिया। पर्शिया इज व्हाट? प्रेजेंट डे कंट्री ईरान। कौन सा कंट्री? ईरान। Iran. ईरान। ईरान को क्रॉस करके ये लोग कहाँ आ जाते थे?
पाकिस्तान जो उस समय इंडिया ही था और फिर आज के इंडिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ इन यूरोपियन कंट्रीज के पास क्या डेवलप था, एक लैंड रूट डेवलप था। क्या डेवलप था? लैंड रूट। जमीन के रास्ते व्यापार हो जाता, ठीक है। परंतु क्या हुआ, जब क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में दुश्मनी हुई और ये ऑटोमन एम्पायर डेवलप हो गया, तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, स्पेन है, इसके ऊपर मैप में फ्रांस आएगा, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, डेनमार्क, तो ये जो कंट्रीज थे, इन कंट्रीज को इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए अब क्या अवेलेबल नहीं था? लैंड रूट अवेलेबल नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, सी रूट ढूंढने की कोशिश करी। तो पूरा ये अटलांटिक ओशन क्रॉस करके, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका क्रॉस करके दे डिस्कवर सी रूट, ठीक। बाद में ये जो पोर्शन है जहां पर लैंड था और इस लैंड के कारण जहाज जो थे वो यहां से क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो यहां पर एक बहुत बड़ी कैनाल बनाई गई। कैन एनीवन ट्राई टू टेल द नेम ऑफ दिस कैनाल? इजिप्ट में एक बहुत बड़ी कैनाल बनाई गई। कैन एनीवन ट्राई टू टेल द नेम ऑफ द कैनाल? यस, अस्मिता, is the voice coming? Yes, sir. हाँ, बताइए what is the name of that canal? Suez Canal. It is Suez Canal. Suez Canal. Suez Canal. It is Suez Canal, ठीक है। सो ये Suez Canal जो है ये लेटर स्टेजेस में बनाई गई, ठीक। क्योंकि मैप ओपन था तो मैंने ये सब आपको बता दिया। चलिए, नाउ लेट अस कम टू, अभी कनेक्शन समझ में आया बिटवीन द ऑटोमन एम्पायर एंड द ग्रीस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this event of the Greek War of Independence, तो वो जो ग्रीस था, ग्रीस नाम की कंट्री, वहां पर जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, उसने जो अलग रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज थी, उन यूरोपियन कंट्रीज में क्या डेवलप किया? नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप की, ठीक। नाउ ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। 15th century के बाद से ही ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा बन चुका, ठीक। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821, ठीक है। तो जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन यूरोपियन कंट्रीज में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें जब नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, ठीक है, तो उससे एनकरेज होकर के जो ग्रीक्स थे, यानी ग्रीस नाम की जो कंट्री थी, वहां पर भी कौन सा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया? विच स्ट्रगल वाज स्टार्टेड? इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज स्टार्टेड। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो जब ग्रीक के लोगों ने ये देखा कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म शुरू हो चुका है, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, तो वही की वही चिंगारी, वही का वही आइडिया कहाँ पहुंचा? ग्रीस पहुंचा। सो इन ग्रीस ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile, okay? जो नेशनलिस्ट मतलब जो ग्रीस में है ना,
जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ग्रीस में जो लोग ऑटोमन एम्पायर से आजाद होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, उन लोगों को बाकी के ग्रीक लोगों का भी सपोर्ट मिला। दे वर लिविंग इन एक्साइल। लिविंग इन एक्साइल मतलब अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में वो लोग रह रहे, ठीक है। सो द नेशनलिस्ट लीडर्स इन ग्रीस सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीस as well as from many West European people who had sympathy for ancient Greek culture. जो यूरोप के लोग थे उन्हें उस एंशियंट ग्रीक कल्चर से क्या थी, सिंपैथी थी, लगाव थी। सिंपैथी या लगाव क्यों था? क्योंकि ये लोग मानते थे कि रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज में जो कल्चर है वो कहाँ से आया है, ग्रीस से। सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece as cradle of European civilization, ठीक है। जो पोएट और आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो लोग पोएम्स लिखते थे, नॉवेल्स लिखते थे, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, वो सारे ये मानते थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है, इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस। ओके, सो दे मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन to support its struggle against the Muslim empire। तो ये लोग ये मानते थे कि सारी यूरोपियन कंट्रीज का जो सिविलाइजेशन है, जो यूरोपियन है, उनकी सभ्यता कहाँ से आई है, ग्रीस से आई है। इसलिए इन लोगों को ग्रीस के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट था। इसलिए जब ग्रीस में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हुई। क्या शुरू हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज थी, दे हैव आल्सो गिवन देयर सपोर्ट, ठीक है। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, ठीक है। एक पोएट थे बैरन, ठीक है। ऑर्गेनाइज फंड का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और यूरोप के लिए, सॉरी ग्रीस के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो गए, ठीक है। ही डाइड इन ग्रीस ड्यू टू फीवर इन 1824। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized Greece as an independent nation। 1832 में युद्ध समाप्त हुआ और कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी हमने बताया था, देयर बोथ द फोर्सेस हैव ए ट्रीटी। उन दोनों के बीच में समझौता हुआ और ऑटोमन एम्पायर हार गया, और ऑटोमन एम्पायर के हारने के कारण, ठीक है, ग्रीस को क्या मिला, इंडिपेंडेंस मिला। यहाँ तक आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now, dear students, it is 11:14 and only last 6 minutes are left. Okay, तो हम ये वाला जो सेक्शन है ये हम कल स्टार्ट करेंगे। Well, before the final call for winding up the session, आप लोगों को किसी को कोई डाउट वगैरह है क्या? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. So we are winding up today's session here only. Okay, so that's all for Thank today's you, sir. class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.